नमस्कार दोस्तों। और आप लोग देख रहे हैं हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस कैरियर कोचिंग सेंटर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं केडी सर आप लोगों के लिए फिर से वंस अगेन मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, मैं इसमें आज जो डिस्कशन करूंगा, जैसे कि हमारा जो रिवीजन बैच चल रहा है क्रैश कोर्स, और वो लिख रहा है ना जैसे प्रकार से रिवीजन दमदार धमाकेदार, बिल्कुल उसी हिसाब से, बिल्कुल उसी बिहेवियर में मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ। और ऐसा कंटेंट जिसमें से आपका पेपर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि 90% यानी कि 90% फंसेगा। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा विश्वास करिएगा और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़िएगा। बिल्कुल अच्छे बेहतर परिणाम के लिए मेरे साथ जुड़िएगा, और जुड़ने के पश्चात आप लोग डेली हर एक क्लास को देखो, बार बार पढ़ो। फाइनली मैं गारंटी देता हूँ 90% प्लस फंसेगा मेरे इस पूरे कंटेंट से। पूरा कंटेंट मेरा बनाया एक बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे अनसॉल्व पेपर को उठा करके सारे क्वेश्चंस का मैंने समावेश बनाया है, और वो समावेश आपको विद सॉल्यूशंस में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और उसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्लास में जो डिस्कशन कर चुके थे, और हमारा एक पॉइंट था, पॉइंट क्या था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में जो हमने संबंध निकाला था, यानी कि कैपिटल ई बराबर जो था वो डेल्टा वी अपॉन क्या था, डेल्टा एक्स था। और इनका जो बीच में रिलेशन था, इसका मतलब वो नेगेटिव, यानी कि विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव प्रवणता कहलाता है। और ये जो वैद्युत विभव की जो प्रवणता है वो किसके इक्वल हो गई, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक के बराबर। तो हम लोग कहेंगे जैसे जैसे क्या होगा, किसी भी दूरी में जैसे जैसे क्या होगा, हमारा दूरी में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे उसका क्या होता है, किसी भी वस्तु में विभवांतर या विभव का क्या होता है, परिवर्तन होता है। और विभव या विभवांतर में परिवर्तन होगा, वही हमारा क्या विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। तो E इजकल टू वहीं से हमारा निकलता है माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स। बच्चों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन और इस बिहेवियर में पूछ लेता है कि मान लो यदि कोई क्यू आवेश, आवेश क्या है, क्यू आवेश एम द्रव्यमान का कोई क्यू आवेश तथा एम द्रव्यमान का कण वी वोल्ट से, कितने से, वी वोल्ट विभवांतर से, वी वोल्ट विभवांतर पर क्या हो रहा है, त्वरित किया जाता है। क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। तो उसके द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों, वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके द्वारा, यानी कि कोई क्यू आवेश एम द्रव्यमान का वी वेग से या वी वोल्ट से विभवांतर से क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तब उसका क्या पूछ रहा है वो, तब उसका बताना है हमें वेग। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 2qv अपॉन m। और बच्चों, इसी के साथ हम क्या निकालें, इसका गतिज ऊर्जा निकालें, काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, q अपॉन v। इससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड हमारा आने वाला क्या है बच्चों, आने वाला है सिर्फ न्यूमेरिकल हो सकता है, या आपको एक ऑरली क्वेश्चन यानी कि वन आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकता है, एक अंक वाले सारे प्रश्न हो सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप लोग एमसीक्यू हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकता है। इससे रिलेटेड कहेगा कि कोई क्यू आवेशित कण एम द्रव्यमान का वी वोल्ट विभवांतर से क्या हो रहा है, त्वरित किया जाता है। तब उसका वेग कितना होगा, तो वेग हो जाएगा v बराबर के अंडर रूट में 2qv अपॉन ठीक है। यहां पर ये जो है हमारी क्या है, वो वेग है। ये क्या है, ये हमारा कैपिटल V यानी कि विभवांतर है क्यू आवेश एम का। बच्चों, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, और अगला पॉइंट क्या हो सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो फाइनली अगला टॉपिक है कि देखो, एक आवेश है, आवेश कितना है, मात्र एक आवेश है, और उसे मैं यदि Q1 कहूँ या Q कह दूँ, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा उसे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं U से।
तो u बराबर हो जाएगी 1/4πε0 निर्वातीय वायु के लिए Q/R। और बच्चों मान लो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि एक Q आवेश है Q1 और एक Q2 आवेश है, उनके बीच की दूरी यदि R है, तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो दो आवेशों के लिए कर रहे हैं, यानी Q1 और Q2। तो Q1 Q2 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगी वो U बराबर के 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगी R²। ओके। और जब न्यूमेरिकल पोर्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या रख देते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे, मात्रा इसका जूल हो जाएगा। तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल के लिए, और Q1 Q2 अपॉन, लेकिन एक शर्त होगी इसमें, यदि वो कहेगा निर्वावित माध्यम। कैसा कहेगा? निर्वावित माध्यम। बच्चों इसी के साथ फिर हम लोग मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, कहे कि त्रिभुज है, कोई क्या है हमारा त्रिभुज है, यानी कि 2-3 आवेशों को, यानी कि Q1 Q2 और Q3 को इस प्रकार रखा गया है कि वो क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल के सोर्सेस पे रखा गया है, जिसमें से एक +Q आवेश है, Q1 +Q है, दूसरा माइनस का है, तीसरा भी माइनस का है, और तीनों कोणों पर स्थित हैं। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो एक निकाय है हमारा, और निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालेंगे तो पहले देखो Q1 Q2 के कारण निकालेंगे। मान लो इसके बीच की दूरी कितना मान लें हम, L मान लें, या आप इसकी वैल्यू क्या माने, यानी कि इसकी दूरी हमारी R हो जाए, ये भी R हो जाए, ये R। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो R से 1 है तो 1 2 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 2 3 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1 3 भी कह सकते हैं, 3 1 भी कह सकते हैं, नो इशू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से जब इनको एडजस्ट कर देते हैं, इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं, तो बच्चों यहाँ से हम लोग जब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, यानी U बराबर, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0। और देखो पहले के कारण निकलेगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। और देखो यहाँ पर कौन सा माइनस का, माइनस का 2 है तो माइनस का यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ प्लस आना है। अब हम इसके बीच में निकालेंगे तो ये प्लस माइनस तो क्या आना है, माइनस आना है, और ये हो जाएगा Q1 Q3 यानी 1/4πε0। तो इस वैल्यू को मैं नीचे लिख लेता हूँ प्लस लगाकर, तो ये हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन R13। और इसमें वेक्टर लेना चाहे तो वेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा, प्लस 1/4πε0। और यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे, इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 1/4πε0, तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा हमारा R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बच्चों, ये माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा R23, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के, और ये हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन R13 या 31। बच्चों यहाँ से इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलो, एक टॉपिक होता है बच्चों इसके बाद, और आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ा होगा? वैद्युत द्विध्रुव। बहुत अच्छे से समझा होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। और इसकी तो बड़ी विचित्र कहानी है, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि अपना नए नए कंसेप्ट देता है और फिर उनके अनुप्रयोग भी करने होते हैं हमें, ठीक है। और जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को समझना है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसा निकाय बोला जा सकता है, आई मीन सिस्टम, एक ऐसी युक्ति या निकाय, समझ में आ रहा होगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बोलेंगे परिमाण, वो तो सेम रहता है, और आवेश कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं।
यानी कि विपरीत आवेश तथा समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश इससे कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि ऐसा समायोजन या युक्ति जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका क्या होगा बच्चों, जब एक माइनस प्लस और एक प्लस आवेश है तो इसका मतलब है इसका एक मिड पॉइंट होगा जहां पर इसका मान क्या होगा, 0। तो माइनस क्यू से 0 तक की यानी कि इसके मध्य बिंदु तक की दूरी मैंने लिया L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ली, L, और दोनों की दूरी की पूरी टोटल डिस्टेंस हमारे कितना हो जाएगा, 2L। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि एक समान परिमाण की बात इसलिए कहा जा रहा है कि जितना यहाँ पर मान लो ये 2 कूलाम रहेगा, प्लस के 2 कूलाम है, तो बच्चों इसका भी मान कितना होगा, 2 कूलाम ही होगा। अब ये माइनस हो सकता है और ये प्लस हो सकता है, इसका मतलब समान परिमाण होगा लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, वो एक दूसरे जब स्थित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। बात यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ रही है। और जब इतनी बात हम समझ जाते हैं तो बच्चों किस प्रकार से, मतलब जैसे कि हमने कहा HCl, उदाहरण की बात करेंगे, परिभाषा आपको समझ में आ रही है, दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। और आवाज़ आनी चाहिए, पूरे होशो हवास से बैठेंगे बड़ा आराम से, और एक इंटेलेक्ट, ये अब जो दौर है, अभी जो टाइम है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, इसको आप खोने न दें। क्योंकि बच्चों ये दौर निकल गया, अभी ये टाइम निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। और अब 12th क्लास के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, कुल मिलाकर के एक छोटा सिलेबस नहीं है आपका, आपके लिए बड़ा चिंता का विषय है। अब आपकी जो मेहनत का जो करने का टाइम है वही अब है। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया, पढ़ने वाला मौसम है, टोटल गर्मी का कोई विशेष प्रकार से अभाव नहीं है। और आप लोग मेहनत करेंगे तो वाकई मैं बता रहा हूँ कि आपकी कुछ 2-3 महीने की जो करारी मेहनत है, आपका उसका प्रदर्शन वो आपकी मार्कशीट पर दिखाई देगा, बहुत बेहतर होगा। आप लोग यदि अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। और आज आपने यदि मेहनत नहीं करी तो ये मैं बता रहा हूँ आगे आपकी यही परेशानी का कारण होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की मैं फिर से परिभाषा बता देता हूँ कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा HCl, H2O, HBr, NH3 आदि। अब आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, तो देखो हम करेंगे कैसे। मैंने कहा H और हम कहेंगे Cl, क्या कहेंगे बच्चों, H और Cl, यानी कि HCl की जब मैं इसको रिवर्स करूँगा या रिवर्स सिवर होगा, हमारा रिवर्स सिवर होगा, तो इसमें हम दिखाई देगा कि H पर प्लस आएगा, उतना ही क्या आएगा, कैल्शियम पर नेगेटिव आएगा। अब बच्चों इसकी बात करेंगे तो आखिर वैद्युत द्विध्रुव है क्या, तो आपको समझ में आ गया है। और वैद्युत द्विध्रुव बना कैसे जा सकता है, तो इसमें देखा जा रहा है कि समान परिमाण था, यानी कि मान लो हाइड्रोजन 2 इसको देगा तो ये 2 लेने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। तो वहीं क्या होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा, मैग्नीट्यूड कैसा रहना है, समान रहना है। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, और आ रही है तो इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक पॉइंट होता है हमारा, एक पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बनेगा बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत आवेश की दिशा कैसी होती है। तो वैद्युत आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश की दिशा होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है बच्चों। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये डायरेक्शन इसका वैद्युत द्विध्रुव के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लो की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से अब बात करेंगे, अब इसका एक नया टॉपिक और आ जाता है इससे रिलेटेड, वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो देखो, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड दैट्स डिस्टेंस बिटवीन। सर इनके बीच की दूरी तथा उन आवेशों के गुणनफल के ही गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश यानी परिमाण तथा उसकी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q×12। इसके मात्रक की बात करेंगे बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक की बात करेंगे तो कूलाम
मीटर। क्या हो जाएगा? कूलामीटर यानी कि CM। बच्चों इसकी राशि और उसकी बात करेंगे तो राशि इसकी कैसी होगी? सदिश राशि होगी। राशि सदिश हो जाएगी इसकी, और इसका सीजीएस मात्रक कहेंगे तो वो डिवाई हो जाएगा शायद, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बच्चों इसका बीमा भी पूछ लेता है कभी कभी, बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा की बात करेंगे तो देखो कूलाम की बीमा क्या आती है? 80। और देखो इसकी बीमा क्या निकलेगी? लता। क्या निकलेगी? लता। क्या बात समझ में आई बच्चों? इसकी बीमा क्या हो गई? लता, ठीक है ना। ये बड़ी मेहनत है बच्चों मेरी, पूरे दिन लगभग 3 से 4 घंटे में लाइब्रेरी में बैठ करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ डेली। फिर उनको बहुत अच्छे से सजाता हूँ, फिर उसका प्रिंटिंग यानी कि टाइपिंग करता हूँ, खुद ही ये मेरा काम है। अभी टाइमिंग लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके हैं मुझे, और मैं आज आपके लिए ये पूरा वीडियो क्लिप कर करके और मैं उसको फिर एडिटिंग कराने वाले भैया को देना है। उसके बाद फिर उसकी एडिटिंग कराने के पश्चात तब आपके पास तक पहुंचाता हूं। बड़ा स्ट्रगल है बच्चों, आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे तो मैं श्योर कि मेरी ये मेहनत थी आपके भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और बच्चों आपको लगता है कि वाकई में आपके लिए कुछ मिल पा रहा है मेरे इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से, तो बच्चों इसको हर एक व्यक्ति को बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक उस व्यक्ति को बताओ कि जो दूर दराज से है बेचारा, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं उसके साथ हर वक्त तैयार हूँ बच्चों। चलिए इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जब उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखिए वैद्युत द्विध्रुव की। वैसे मैं टॉपिक भी बताऊंगा, अभी मैं एक शॉर्ट में चल रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब समझ रहे हैं कि मैं आपको एक अभी 1 आंसर टाइप क्वेश्चंस और आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैं सारे तैयार कर रहा हूँ पहले तो। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें थीटा कोण बनाते हुए कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है, यानी थीटा कोण बनाते हुए मानो कोई हमने क्या रख दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, और इसका डिस्टेंस कितना हमने कहा 2L। बच्चों इसमें जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा? 2L sin आएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब बात करेंगे तो इस पर क्या होगा, 2 विपरीत बल कार्य करने लग जाएंगे, अपोजिट फोर्स अप्लाई हो जाएंगे, जो 1 से 2 और 2 से 1 के लिए बात करेंगे, यानी कि एक F1 और एक F2 फोर्स अप्लाई होगा, और जो क्या करेगा, इस द्विध्रुव को इस अक्ष की प्रति घुमाने का प्रयास करेगा बच्चों। वो किस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तब उसके लिए हम बात करेंगे उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, बलागुण कितना हो जाएगा। तो बलागुण होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। और बच्चों यहाँ पर इस F फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q × E, यानी वैद्युत क्षेत्र E में क्या कितना हो रहा है, E, Q का काम हो रहा है, तो F कितना हो जाएगा, Q × E। अब आप कहेंगे सर कैसे निकाला आपने F की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, पूरे ज्ञान आपको मिल जाएगा। यानी Q यही था E बराबर F/QE। बच्चों मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई के इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो F बराबर किसके आ जाएगा, E × Q के या Q × E के। तो मैंने F का मान यहाँ से फाइंड करा, तो देखो इनकी वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हुई। तो चूंकि यदि F का मान हमें कितना मिल गया, Q × E मिल गया बच्चों, तो फाइनली टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q × E 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। और देखो Q × 2L जो है वो बनता है P, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलो और यही बात यदि वो क्या करने लगे, कार्य के रूप में पूछने लगे, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता वाले क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य के लिए बच्चों W बराबर आ जाएगा PE1 - के cos थीटा।
PE 1 माइनस के cos थीटा। और बच्चों आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हुआ करे एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, तो जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो आपको पता चल गया है हमारा। अब बात करेंगे इसके बाद अगला टॉपिक। चलो बारी बारी से मेरा एक थोड़ा सा एक डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन करने के बाद फिर मैं आपको लेने वाला हूँ जो मैं भी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर हमारे 1 अंक वाले हैं, फिर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, इसी प्रकार से हमारे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत प्रश्न, सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सारी तैयार चल रहा है, सिस्टमैटिक सब सिस्टम से चल रहा है, व्यवस्थाएं भरपूर रूप से चला रहा हूँ। बाकी आप लोगों की थोड़ी सी भी मेरे साथ हेल्प, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को शेयर करें सब में। चलिए बच्चों, फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ अगला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, क्या मेरी बात समझ में आ गई कि कहना क्या चाह रहा है टॉपिक ये कहना चाह रहा है सर कि वैद्युत क्षेत्र है और उसमें क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है। तो बच्चों इसके लिए 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, एक तो थीटा कोण पर, एक समांतर यानी कि साम्य अवस्था में। तो मैं पहले निकालूंगा साम्य अवस्था में। कैसी में? साम्य अवस्था में। और साम्य अवस्था का मतलब है समांतर। कैसी? समांतर। यानी कि जब हमारे इस वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों कैसे रखा जाए, समांतर रखा जाए, तो हमारा जो E है वो क्या निकलेगा, माइनस के PE कंडीशन में निकलेगा। कितना निकलेगा? PE। और दूसरा यही हमारा क्या हो, थीटा कोण पर हो। कैसा हो? थीटा कोण पर हो, तो U बराबर आएगा माइनस के PE cos थीटा, माइनस के PE cos थीटा। इसके बाद बच्चों फिर अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी वाली, तो इसमें हम 2 कंडीशन निकालते थे, पता होगा आपको, बहुत बड़ा डेरिवेशन। और हर एक टीचर इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट भी बताते हैं कि अच्छी स्थिति में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, और निरक्षीय स्थिति में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो हाँ। और मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल 101% आपको समझ में आ रहा है कि हमने वैद्युत क्षेत्र की यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकाले थे, एक तो अक्षीय स्थिति में और कौन सी में, निरक्षीय स्थिति में। 2 कंडीशन थी इसकी। बच्चों अक्षीय स्थिति की मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जब एक पॉइंट बनेगा तब मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी मैं पहली बात है जो है हमारा अक्षीय स्थिति। कौन सी है? अक्षीय स्थिति। और बच्चों अक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो इसमें मान लो एक डायपोल होता है इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा देता हूँ, एक माइनस क्यू और एक कौन सा प्लस क्यू, और इनका एक मध्य बिंदु होता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं 0, और यहाँ से हम लोग क्या बने, एक बिंदु P मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R है। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की कब, जब इसकी दूरी हम क्या ले रहे हैं, 2L ले रहे हैं तब। और तब हम इस बिंदु पर क्या निकालेंगे सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E फाइंड करेंगे। बच्चों समझ में आ गई? मुझे लग रहा है आपको पूरी याद आ गया, पूरा टॉपिक समझ में आ गया जो आपने क्लास में पढ़ा था, सर ने आपको पढ़ाया था। और जब हमें इतना पता चल गया कि ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पर हम लोग पहले माइनस क्यू से दूरी निकालते हैं, फिर क्यू प्लस क्यू से निकालते हैं, फिर उनके क्या निकालते हैं हम बारी बारी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है बच्चों 2p/r क्यू। क्या मेरी बात सही है? तो बोलो हाँ।
और बात सही लग रही है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल यही चीज़ है, तो आप लोग एक बार टॉपिक जो आपको सर ने कराया उसको भी एक बार देख लो। ठीक है, कॉपी खोल कर देख लो, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में बच्चों। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब यहाँ विभव के संदर्भ में भी बात करोगे, किसके रेस्पेक्ट में? विभव के में। तो वही विभव हम निकालते हैं, तो v बराबर ये अक्षीय स्थिति विभव हमारा आ जाता है 1/4πε2p/r²। ये विभव विभवांतर के पदों में हो गया। और निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति यानी कि इसका मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों? इसका वोल्ट हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में हमारा जो ई निकलेगा बच्चों वो 1/4πε p/r³ निकलता है, न्यूटन प्रति कूलम। और बच्चों इसको देखेंगे विभव, तो विभव निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? शून्य होता है। कैसा होता है?